और इसी फ्रीक्वेंसी पर आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त सीमा आर्य। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सिनेमा घर में। और आज है सिनेमा घर में 1965 की सुपर हिट फिल्म वक्त। बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपको। तो शुरू करते हैं आज की फिल्म। BR फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना, शर्मिला टैगोर, बलराज साहनी, अचला सचदेव, रहमान, मदनपुरी और मनमोहन कृष्ण। फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा, निर्माता BR चोपड़ा, पटकथा अख्तर मिर्जा, संवाद अख्तर उल रहमान, गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार रवि। ऑल टाइम हिट सुपर हिट फिल्म वक्त, जिसमें राजकुमार बने हैं राजा, सुनील दत्त निभा रहे हैं रवि खन्ना एडवोकेट का किरदार, शशि कपूर विजय, साधना मीना मित्तल साहब की बेटी और मित्तल साहब हैं बैरिस्टर, मीना के पिता मनमोहन कृष्ण, शर्मिला टैगोर रेणु खन्ना, बलराज साहनी लाला केदारनाथ प्रशांता, अचला सचदेव लक्ष्मी प्रशांता केदारनाथ प्रशांता की पत्नी, रहमान चनॉय सेठ, मदनपुरी बलवीर सिंह रहमान का आदमी यानी कि उनके साथ काम करने वाला एक कर्मचारी। और फिल्म की कहानी कुछ शुरू होती है इस तरह। आज ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि फिल्म बहुत लंबी है और कहानी 3 कोणों में एक साथ आगे बढ़ने वाली है। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। लाला केदारनाथ प्रशांता बलराज साहनी एक अमीर और अहंकारी व्यक्ति हैं। उसे अपने अतीत की उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। उनकी पत्नी लक्ष्मी अचला सचदेव है और उनके 3 पुत्र हैं। संयोगवश तीनों पुत्रों का जन्मदिन एक ही महीने की एक ही तारीख को पड़ता है। वो अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उसी दिन वो एक नई दुकान का मुहूर्त करते हैं लाला केदारनाथ एंड सन्स के नाम से। और शहर के सभी उनके मित्र और रईस लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया 2 जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया 2 जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। इस जश्न में शामिल होने के लिए केदारनाथ के मित्र लाला हरदयाल भी आए हैं और साथ में एक पंडित जी को लेकर आते हैं। वो पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी आप मेरे दोस्त का हाथ देखिए और इसके बारे में कुछ बताइए। लेकिन लाला केदारनाथ किस्मत को नहीं मानते। वो कहते हैं किस्मत हथेली में नहीं इंसान की बाजुओं में होती है। और फिर कहते हैं मेरी बात छोड़िए पंडित जी, ये सुनिए कि मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊंगा। कहते हैं बबलू को बैरिस्टर और कुक्कू को दुकान पर बिठाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा कम अक्ल है, थोड़ा बुद्धू है। मुन्नू को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। और इस तरीके से सब जश्न में डूबे होते हैं और नियति को लेकिन कुछ और ही मंजूर है। रात को भूकंप आता है और उसका परिवार तबाह हो जाता है। सब कुछ तितर बितर हो जाता है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। उनका बड़ा बेटा एक अनाथालय में पहुंच जाता है। बीच वाला बेटा सड़कों पर मारा फिर रहा होता है कि उसे एक धनी दंपति अपने घर ले आता है और उसका पालन पोषण अपने बच्चे की तरह करता है। सबसे छोटा बेटा अपनी माँ के साथ गरीबी में पड़ता है। उधर लाला केदारनाथ जब अपने बच्चों को ढूंढते हुए अनाथालय पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अनाथालय के मैनेजर जो कि जीवन है, उसके पिटाई से तंग आकर राजू अनाथाश्रम छोड़कर कहीं जा चुका है। केदारनाथ गुस्से और तनाव में मैनेजर को मार देते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम,
वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है। यहाँ से कहानी 3 कोणों में साथ साथ आगे बढ़ती है। दर्शक देखते हैं राजू को अनाथालय से भाग निकलते और दौड़ते दौड़ते बड़ा होते। काले पैंट शर्ट पहने सजीले नौजवान राजकुमार राजा के रूप में। अब राजू बड़ा हो गया है और एक चोर बन गया है, एक संभ्रांत चोर। राजा जो चिनॉय सेठ रहमान, जो कि सफेद पोश माफिया डॉन है, उसके लिए काम करता है। दूसरी ओर बैरिस्टर मित्तल मनमोहन कृष्ण अपनी बेटी मीना साधना की जन्मदिन पार्टी में सभी शहर के लोगों को आमंत्रित करते हैं। शहर के सभी नामचीन लोग उस पार्टी में आते हैं और पार्टी चल रही है। तभी राजा मीना का चोरी हुआ हीरों का हार वापस देने उसके घर पहुंचता है। मित्तल साहब राजा से मिलकर बड़े खुश होते हैं। मीना को देखकर राजा उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, लेकिन मीना अपने पारिवारिक मित्र खन्ना साहब के बेटे रवि यानी कि सुनील दत्त को चाहती है और राजा को एक अच्छे इंसान के रूप में पसंद करती है। विजय शशि कपूर भी बड़ा हो चुका है। माँ ने मेहनत कर उसको पढ़ाया है, बीए के एग्जाम दे चुका है और ग्रेजुएट होने वाला है। बैरिस्टर मित्तल के पास तार आता है कि रवि दिल्ली से वापस मुंबई आ रहा है। मीना रवि के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कौन आया
आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है सिनेमा घर। और सिनेमा घर में आज चल रही है फिल्म वक्त। और हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो अपना फीडबैक हमें भेजिए vbsdelhi@gmail.com पर। और सुनते रहिए विविध भारती सिनेमा घर, जिसमें आज चल रही है फिल्म वक्त। मीना जो कि रवि के आने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन उससे पहले ही रवि की जगह राजा उसके घर पहुंच जाता है। राजा मीना के लिए जुर्म की दुनिया छोड़ देना चाहता है। मीना रवि को लेने एयरपोर्ट चली जाती है। पीछे पीछे राजा भी एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां रवि और राजा की मुलाकात होती है। रवि यानी कि सुनील दत्त एक खुश मिजाज और पढ़ा लिखा लड़का है, वकालत करता है। वो राजा से मिलकर खुश होता है। दूसरे सीन में विजय के साथ पढ़ने वाली रेनू खन्ना यानी कि शर्मिला टैगोर विजय को पसंद करती है, पर विजय उससे दूरी बनाकर रखता है। कॉलेज के टूर में सभी स्टूडेंट नैनीताल घूमने जाते हैं। यहाँ रेनू विजय से अपने प्यार का इजहार करती है। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें।
झांझधार के दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे। एक दिन राजा टेलीफोन करके मीना से उसके साथ चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर करता है। मीना उसे घर आ जाने को कहती है। उसी वक्त रवि भी मीना के घर पहुंच जाता है और उससे उसके साथ बोटिंग करने चलने को कहता है और मीना रवि के साथ चल पड़ती है। राजा दोनों को साथ जाते देख रहा होता है। वापस आने पर मीना, रवि और राजा की मुलाकात होती है तो रवि कहता है क्यों ना राजा साहब के साथ कार रेसिंग हो जाए। मीना कहती है जो जीतेगा उसे मैं इनाम दूंगी। राजा रेस जीत जाता है। मीना उससे इनाम मांगने को कहती है तो राजा कहता है अब बात आपके और मेरे दरमियान है, वक्त आने पर मांग लूंगा। दूसरी तरफ रेनू और विजय का रिजल्ट निकल चुका है। विजय फर्स्ट क्लास पास होता है। ये खुशखबरी माँ को सुनाने के लिए तुरंत घर पहुँचता है तो देखता है माँ बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। उसे देखने डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर विजय से उसकी माँ को बम्बई टाटा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कहता है। विजय माँ को लेकर बम्बई चला जाता है, रेनू को बताए बिना ही। डॉक्टर कहते हैं उसकी माँ को कैंसर है, ऑपरेशन करना होगा। इलाज के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, इसीलिए वो बीए पास होने के बावजूद चिन्नॉय सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। तो दूसरी तरफ लाला केदारनाथ अपनी सज़ा पूरी कर जेल से रिहा होता है और अपने परिवार को ढूंढने निकलता है। वो जेलर से कहता है वक्त ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि आज इतना वक्त गुजर चुका है, अब अगर मेरे बेटे
मिल भी गए तो पहचानेंगे कैसे। वो सीधे अपने दोस्त हरदयाल के घर पहुंचता है और पूछता है, लक्ष्मी और मेरे बेटों की कोई खबर है? हरदयाल कहता है, बच्चों का तो पता नहीं, पर सुना है लाला, लक्ष्मी भाभी दिल्ली में दिखाई दी थी। जब केदारनाथ उस बताए पते पर पहुंचता है तो वहां से उसे पता चलता है कि लक्ष्मी मुंबई चली गई है। लाला केदारनाथ परिवार की तलाश में बम्बई पहुंच जाते हैं और कितने ही बार ऐसा होता है कि बेटे आमने सामने से गुजरे और दोनों एक दूसरे को देख ना पाए। केदारनाथ बम्बई की सड़कों पर यहाँ वहाँ परिवार की तलाश में भटक रहा होता है। इधर रेनू भी रिजल्ट आने के बाद दिल्ली से माता पिता और भाई के पास बम्बई आ जाती है। राजा का बार बार मीना के घर जाना चिनाई सेठ को पसंद नहीं है, पर राजा मीना से शादी करना चाहता है। जबकि रवि और मीना की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, दोनों जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहते हैं। मैंने एक ख्वाब सा देखा है। जरा मैं भी सुनूं। सुन के शर्मा तो न जाओगी? तुमसे नहीं। मैंने देखा है कि फूलों से लदी शाखों में तुम लचकती हुई यूं मेरे करीब आई हो, जैसे मुद्दत से यूं ही साथ रहा हो अपना, जैसे अब की नहीं सदियों की शनासाई हो। मैंने भी ख्वाब सा देखा है। कहो, तुम भी कहो। खुद पे इतरा तो न जाओगे? नहीं, खुद पे नहीं। मैंने देखा है कि गाते हुए झरनों के करीब अपनी बेताबी जज्बात कही है तुमने। कांपते होठों से रुकती हुई आवाज के साथ जो मेरे दिल में थी वो बात कही है तुमने। आँच देने लगा कदमों के तले बर्फ का फर्श, आज जाना कि मोहब्बत में है गर्मी कितनी। संगे मरमर की तरह सख्त बदन में तेरे आ गई है मेरे छू लेने से नरमी कितनी। हम चले जाते हैं और दूर तलक कोई नहीं। हम चले जाते हैं और दूर तलक कोई नहीं। सिर्फ
अब राजा भी मीना से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है और उसके घर जाता है और मीना से अपना इनाम देने को कहता है। मीना से कहता है कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाए। इसी समय रवि की बहन रेनू उससे मिलने आती है तो राजा मीना के पिता बैरिस्टर मित्तल के साथ बिलियर्ड खेलने चला जाता है और इशारों इशारों में अपनी शादी की बात छेड़ता है। तभी चिनॉय सेठ भी वहां पहुंच जाते हैं। चिनॉय सेठ राजा से कहता है, वापस अपनी दुनिया में आ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे और मीना के बीच कितना फासला है। उसका पिता बैरिस्टर, तुम मुजरिम, तुम बेनाम बेखानदान, वो खानदानी। राजा चिनॉय सेठ से कहता है, उन्हें ये सब कौन बताएगा। सेठ कहता है, तुम्हारे कारनामे। तब राजा कहता है, चिनॉय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। रवि और मीना की मंगनी का निमंत्रण चिनॉय सेठ और राजा को भी मिलता है। चिनॉय सेठ राजा का मजाक उड़ाता है और कहता है, वापस आ जाओ। राजा को रवि दुश्मन लगने लगा है। वो रवि को मारना चाहता है और एक रात खंजर लेकर उसे मारने उसके घर, उसके बेडरूम में पहुंच जाता है। वो राजा रवि पर वार करने ही वाला होता है कि टेबल पर अपने छोटे भाई बबलू की फोटो देखकर चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि रवि उसका छोटा भाई बबलू है। खुशी और दर्द से भरा मन लेकर वापस लौट आता है राजा। वो रवि को बताना चाहता है कि वो उसका बड़ा भाई राजू है, पर अपने कामों की वजह से चुप हो जाता है। रवि और मीना की सगाई का आयोजन है। रेनू मीना से गीत गाने का आग्रह करती है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है।
रेनू कुछ उदास है। मीना उससे उदास होने की वजह पूछती है। रेनू टाल जाती है और कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन मेरी गाड़ी और ड्राइवर नहीं आया है। तभी वहाँ चिनॉय सेठ उनकी बात सुन रहा होता है और वो रेनू से कहता है कि वो उसकी गाड़ी से घर चला जाए, उसका ड्राइवर उसे छोड़ देगा। रेनू चिनॉय सेठ की गाड़ी में घर जा रही होती है। अचानक रास्ते में उसकी नज़र ड्राइवर पर पड़ती है। वो बहुत खुश हो जाती है। ड्राइवर की सीट में वर्दी पहने विजय बैठा है। वो विजय से शिकायत करती है कि इतने दिनों से उसने अपनी कोई खबर नहीं ली और ना ही उसके बारे में जानने की कोशिश की। रवि कहता है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम कहाँ? और मैं चिनॉय सेठ के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला उसका मुलाजिम हूँ। रेनू कहती है, मेरा परिवार बड़े खुले विचारों वाला है। मेरे घर वाले हैसियत नहीं, इंसान की काबिलियत को महत्व देते हैं और उसे ज़बरदस्ती अपने घर वालों से मिलाने घर ले जाती है। रवि जब रेनू को विजय के साथ देखता है, बहुत नाराज़ होता है। विजय को वो अपमानित करता है। उसे अपनी बहन का चिनॉय सेठ के ड्राइवर के साथ कोई संबंध मंजूर नहीं। रेनू बहुत आहत होती है और गुस्से में रवि से कहती है, उसके परिवार का पता नहीं है तो क्या आपके परिवार का पता है? जो कुछ आपके पास है उसे अगर छीन लिया जाए तो आप क्या हैं? रवि शर्मिंदा होता है और घर छोड़कर चला जाता है। जब मीना के परिवार वालों को पता चलता है कि रवि के माता पिता उसके असली माता पिता नहीं हैं, तो उन्हें भी रवि के माता पिता जात धर्म का पता नहीं है, तो वो सगाई तोड़ देते हैं। राजा रवि और मीना की सगाई टूटने से बहुत दुखी है। वो चिनॉय सेठ को बताता है कि रवि मेरा छोटा भाई है और उसकी खुशी के लिए वो सेठ की हर बात मानने के लिए तैयार है। तब चिनॉय सेठ एक पार्टी रखता है जिसमें रियासत की महारानी आ रही हैं और राजा को उसके गले से हीरों का हार चुराना है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है।
और विजय एक गवाह के रूप में। लेकिन अदालत में रवि जब केस लड़ रहा होता है राजा का, विजय झूठी गवाही देता है। अंततः रवि अपने तर्कों से चिन्मय सेठ को अपराधी सिद्ध करने में सफल होता है तथा विजय भी अंत में सही सच गवाही दे देता है और राजा निर्दोष सिद्ध होता है। लाला केदारनाथ जब लक्ष्मी को अनाथालय वाली घटना बता रहे होते हैं, इसी बीच मीना विजय की माँ के पास जाती है और उसे बताती है कि रवि झूठी गवाही दे रहा है, जिसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है और उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तब उसकी माँ अदालत पहुंचती है और देखती है कि उसका बेटा ये गलत काम ना करे, और जब राजा निर्दोष सिद्ध हो जाता है तब लाला केदारनाथ को लक्ष्मी पहचान लेती है और दोनों मिलकर के रोने लगते हैं। इसी समय लक्ष्मी बताती है कि उनका छोटा बेटा विजय ये विजय है। वो तीनों मिलकर रो रहे होते हैं कि तभी वो केदारनाथ अनाथालय वाली घटना लक्ष्मी को बताते हैं। राजा ये घटना सुन लेता है और अपने छोटे भाई रवि का परिचय देते हुए कहता है, लाला केदारनाथ और लक्ष्मी हमारे माता पिता हैं। सारा परिवार अंततः मिल जाता है। अंत में लाला केदारनाथ अपने बाकी परिवार को लेकर एक नए घर का निर्माण करते हैं, जहां पर मीना और रेणु भी बहू बनकर रहती हैं। यही वक्त है करने पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। तो दोस्तों, ये थी आज की फिल्म वक्त। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा vbsdelhi@gmail.com पर। और इस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, जैसे कि ये फिल्म ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर, म्यूज़िकल और इमोशन से भरी हुई फिल्म थी और बहुत सफल हुई। ये अपने समय की एक ऐसी फिल्म है जिसमें पहली बार इतने सारे कलाकार, और वो भी बड़े बड़े कलाकार साथ आए, मल्टी स्टारर फिल्म, और इसके बाद से ही ऐसी फिल्मों का दौर शुरू हुआ। ये जो लॉस्ट और फाउंड वाला फार्मूला है, ये आने वाली कई फिल्मों में दोहराया गया। इस फिल्म ने भविष्य की हिट फिल्मों जैसे कि यादों की बारात, अमर अकबर एंथनी, दीवार, त्रिशूल जैसी फिल्मों की नींव रखी। और राजकुमार के डायलॉग्स ने तो फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, लोगों के मनों में भी एक गहरी पैठ बना ली अपनी डायलॉग डिलीवरी के द्वारा। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे। इस फिल्म को 13वें फिल्म फेयर अवार्ड में 5 पुरस्कार मिले। बेस्ट डायरेक्टर यश चोपड़ा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर राजकुमार, बेस्ट स्टोरी अख्तर मिर्जा, बेस्ट डायलॉग अख्तर उल ईमान, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी धर्म चोपड़ा। इसके अलावा BR चोपड़ा को बेस्ट फिल्म के लिए और साधना को बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला। यश चोपड़ा ने अपना करियर IS जौहर के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शुरू किया था और फिर BR चोपड़ा, जो कि उनके बड़े भाई थे, उनके साथ उन्होंने काम किया। वो एकमात्र ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्हें बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है दोस्तों। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में मिला और स्विट्ज़रलैंड सरकार ने उनके देश में फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है।
अरे ओ सांबा,